मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर दोबारा से एक टॉपिक शुरू करते हैं और ये भी एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन का। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ किया था, तो ये जो रियल और अपरेंट डेप्थ था ये भी रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन था। इसी तरीके से जो ये जो टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी रिफ्रैक्शन का ही एक एप्लीकेशन है। यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट में इसीलिए होती है क्योंकि लाइट में रिफ्रैक्शन होता है। अगर लाइट में रिफ्रैक्शन ना हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी लाइट में नहीं होएगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मान के चलो आप, रे ऑप्टिक्स का। तो आइए हम समझते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके बाद हम इसके बारे में कुछ फार्मूले ड्राइव करेंगे और फिर उसका हम एप्लीकेशन भी देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी TIR बोल देते हैं, उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है तो हम डेली लाइफ में उसको देखते हैं। तो ये देखो, टॉपिक का नाम लिखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, क्या लिखा है, तो फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम फ्रॉम द इंटरफेस सेपरेटिंग रेयर एंड डेंसर मीडियम। यानी कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है यानी कि TIR है, ये एक रिफ्लेक्शन है, नाम से पता लग रहा है रिफ्लेक्शन है इसमें डेंसर मीडियम में। और ये रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, एक इंटरफेस से होता है जो रेयर को सेपरेट करती है डेंसर मीडियम से। जैसे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिखाया, देखो सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है और ये डेंसर मीडियम में प्लेस्ड है, नीचे मान लो डेंसर मीडियम है लिख दिया है और ऊपर रेयर मीडियम है। और हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देती है, जब लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और पड़ने के बाद हमारे आंखों पे आती है तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देती है। अगर ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे पास नहीं आ पाएगी तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो एक मैंने ऐसा रे बनाया जिसमें नॉर्मल इंसिडेंस है और जिसमें नॉर्मल इंसिडेंस होगा उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, ये हमें पता है। एक मैंने ऐसी रे बनाई जो नॉर्मल इंसिडेंस से थोड़ा दूर गए, यानी जो I1 एंगल ले लिया हमने, ये थोड़ा जीरो से अब जाता है। तो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी। तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल है, इसमें जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा रेयर मीडियम में, यानी कि ये एंगल, ये I2 से I1 से ज्यादा होगा क्योंकि लाइट जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है। अब मान लो थोड़ा सा और हम दूर चले गए, यहाँ से ऑब्जेक्ट को मान लो हम देख रहे हैं, मान लेते हैं A पॉइंट से हम B पॉइंट पर चले गए जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी कि I2, ये I1 से ज्यादा होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल और ज्यादा होगा इस वाले एंगल से, यानी कि जो R2 है, मान लेते हैं ये R1 है, तो R2 की वैल्यू R1 से ज्यादा होगी और वो I2 से भी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से मान लो अगर हम ऑब्जेक्ट से जैसे दूर होते जा रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता जा रहा है डेंसर मीडियम में, तो नेचुरल सी बात है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है रेयर मीडियम में वो भी इंक्रीज करता जा रहा है। तो ऐसे दूर जाते जाते एक ऐसा पॉइंट जरूर आ जाएगा कि जिस पॉइंट पे अगर हम आते हैं और उस टाइम जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, कुछ एंगल पे लाइट पड़ेगी इंटरफेस पे, ये इंटरफेस है जो रेयर को डेंसर से सेपरेट कर रहा है, तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जरूर आएगा डेंसर मीडियम में जिस मीडियम पे, जिस एंगल पे अगर लाइट पड़ेगी तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है रेयर मीडियम में ये 90 डिग्री का हो जाएगा। कभी तो ऐसा होगा। तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिस सिचुएशन में अगर हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो इस तरीके का हो जाएगा बढ़ते बढ़ते कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है डेंसर मीडियम में वो 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो इंटरफेस के पैरेलल हो जाएगी। और यहां पर हमें ऐसा लगेगा इस पॉइंट पे कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम के सरफेस पे क्या कर रही है, वॉक कर रही है, चल रही है। ऐसा लगेगा हमें कि तैर रही है, ऐसा लगेगा जो लाइट है वो सरफेस पे ऐसे तैर रही है। और उसके बाद अगर और दूर गए, थोड़ा और आगे गए, तो नेचुरल सी बात है ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस एंगल से भी ज्यादा हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, जो एंगल ऑफ ये वाला एंगल है वो 90 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो फिर 90 से जब ज्यादा हो गया इसका मतलब लाइट
रेयर मीडियम में थोड़ी जाएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस उसी डेंसर मीडियम में आ जाएगा। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम फ्रॉम द इंटरफेस सेपरेटिंग रेयर एंड डेंसर मीडियम। दिस फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये वाला जो एंगल है, जिस एंगल पे आकर के जो रिफ्रैक्टेड लाइट हो गया वो 90 डिग्री का हो गया, या हम ये कह सकते हैं जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो इंटरफेस के पैरेलल हो गई है, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और नेचुरल सी बात है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी हुआ है जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ है, तभी तो हुआ है। यहां देखो, यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ, यहीं पर हुआ है। क्यों? क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। समझ में आ गया? अब ये चीज जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा खाली एक ही तरफ थोड़ी होगा, ये तो 2D डायग्राम है, एक साइड हमने दिखाया, ऐसे इधर भी होगा। और एक्चुअल में इधर ही क्यों होगा? ये पूरा एक लाइट इस तरीके से, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इस तरीके से एक ऐसा यहां पर मान लो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये इस तरफ होएगा और ऐसे अगर घुमाओगे तो इस तरीके से कॉन की तरह बनेगा। कॉन, इस कॉन, यानी इस कॉन के अंदर, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, इस कॉन के अंदर से लाइट बाहर आएगी क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन इस कॉन का जो एरिया है, इससे अगर हम बाहर जाएंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट होके वाटर या डेंसर मीडियम के अंदर ही आ जाएगी। जैसे मान लो वाटर है, एग्जांपल देता हूं ऐसे, तो वाटर के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एयर में नहीं जा पाएगी। तो ये 3D डायग्राम अगर देखेंगे तो ऐसा एक सर्कुलर पोर्शन होगा, यानी ऑब्जेक्ट यहां मान लो मैंने एक बल्ब लिया और बल्ब जला दिया। यहां पर एक मान लो हमने कई बार लाइट शो होता है, तो लाइट शो के अंदर क्या होता है, पानी के अंदर बल्ब जला देते हैं। यहां मैंने पानी के अंदर एक बल्ब जला दिया, तो क्या हुआ, जैसे पानी के अंदर यहां पर हमने बल्ब जलाया तो क्या होगा कि एक सर्कुलर पोर्शन ऐसा बनेगा वाटर के सरफेस पे जहां से लाइट बाहर निकलेगी, यानी इल्यूमिनेट करेगी, चमकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके बाहर यहां भी अंधेरा होगा, यहां भी अंधेरा होगा, पूरे सर्कल से बाहर हमें लाइट नहीं दिखाई देगी, यानी कि चारों तरफ अंधेरा होगा। समझ में आ गया? तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये इल्यूमिनेटेड पोर्शन है और इसके बाद डार्क है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अगर और कोई भी चीज, कोई भी पर्सन अगर इस इल्यूमिनेटेड पोर्शन के अंदर आ रहा है तो उसको दिखाई देगा। इसके बाहर अगर कोई चला गया यहां पर तो ना तो ये इसको देख पाएगा ना ये इसको देख पाएगा, क्योंकि लाइट ना तो इसके से उधर जा रही है ना उधर से इधर आ रही है, तो कंप्लीटली डार्क होगा, ऐसे कह सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस पूरे फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर हम देखें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशन होती है, तो यहां से भी हमने जब इसको हमने एक्सप्लेन किया, समझा, तो हमने ये पाया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सबसे पहली बात तो लाइट डेंसर मीडियम से कहां जानी चाहिए? रेयर मीडियम में। यानी लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। दूसरी चीज है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी हुआ है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ है। तो दो कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। नंबर 1, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एंड सेकंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। नाउ एक छोटा सा हम फार्मूला ड्राइव करते हैं कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि डेंसर मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्रिटिकल एंगल से क्या रिलेशन है। और यही एक फार्मूला है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में यानी कि TIR में हम यूज करते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला इसमें है नहीं। तो यहाँ पर हम रिलेशन ड्राइव करते हैं, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या लगाया? स्नेल्स लॉ, क्योंकि रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन है तो स्नेल्स लॉ ही लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्नेल्स लॉ लगाया और हमने पाया कि μ2 जो कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इनटू साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो डेंसर में होगा वही रेयर में होगा, दोनों का प्रोडक्ट करके हमने इक्वेट कर दिया। दिस इज स्नेल्स लॉ। उसके बाद हमने कंडीशन डाली कि अगर I को कर दिया C के इक्वल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया तो नेचुरल सी बात है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये कर दिया हमने इसको। तो यहाँ पर हमने I की जगह C कर दिया और R की जगह 90 कर दिया, क्योंकि ऐसा होगा कि जब I होगा C तो R होगा 90 है। देखो बताया भी, यहाँ डाल दिया। हमें रिलेशन किसका निकालना है? क्रिटिकल एंगल का निकालना है, रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर हमने डेंसर को ऊपर रखा है, रेयर को नीचे ले गए, क्योंकि हमें डेंसर का चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रेयर। तो 1/sin C हो गया है, इसको इधर ले गए।
और इसको लिखती है ऐसे, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और ये साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल हो गया। इसका मतलब ये हो गया क्या कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डेंसर मीडियम का, वो साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल के रेसिप्रोकल होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस भी मीडियम का, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि जो क्रिटिकल एंगल है वो डेंसर मीडियम के तौर पे डिपेंड करता है, साथ में रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करता है। यानी लाइट अगर मान लो वाटर से एयर में जा रही है तो क्रिटिकल एंगल कुछ और होगा वाटर के लिए। वाटर से अगर किसी और मीडियम में जा रही है, जैसे ऑयल में जा रही है, तो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, क्रिटिकल एंगल विल बी डिफरेंट। तो हम कह सकते हैं कि रेयर और डेंसर मीडियम, डेंसर और रेयर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा, ऐसे कह सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल बताता हूं, आपको ग्लास बहुत तरह के होते हैं, डायमंड भी ग्लास होता है, लेकिन वो तो साइन करता है, लेकिन और सारे जो ग्लास होते हैं वो उतने साइन क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, 2.5 के आसपास होता है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी काफी ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्रिटिकल एंगल उसका बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। तो उससे क्या होगा कि लाइट जब उसके अंदर जाती है तो उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, और ट्रैप होने के बाद बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाती है, ऐसे कह सकते हैं। तो वही जो अंदर जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, वही हम उसी की वजह से डायमंड हमें स्पार्कल करता हुआ या इतना चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये हमारा, हम मतलब ये चीज याद रखनी है बस आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर, क्रिटिकल एंगल उसके लिए उतना ही कम होगा, ये चीज ध्यान रखना है, और वाइस वर्सा। अब उसके बाद आता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, कहाँ हमें दिखता है, कहाँ इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमें दिखती है। तो डेली लाइफ में कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर जो चीज TIR की वजह से होती है, जैसे एक ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है, मिराज है, अभी हम करेंगे इसको, और टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म है, और ऑप्टिकल फाइबर। ये चार बेसिकली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होती है। अब इसको हम बारी बारी से देखते हैं कि ये इसका एप्लीकेशन है, तो कहाँ पर इसको हम कैसे यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें देखो है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है, यानी कि डायमंड जो हमें चमकता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन कैसे है। तो उसके लिए इसको ऐसे देखो कि जैसे डायमंड क्या है, एक तरह का ग्लास ही होता है, और बड़ा कार्बन है, और कार्बन इज परफेक्टली ब्लैक। तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का, ये काफी ज्यादा होता है, नॉन सब्सटेंसेस में मान लो सबसे ज्यादा होता है, 2.5 के आसपास है, जिसकी वजह से क्रिटिकल एंगल काफी कम होता है। वो डिपेंड करता है कि डायमंड किस क्वालिटी का है, तो 19 to 23 इस तरह से कुछ इसका एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल है, जो कि काफी कम होता है और ग्लास के कंपैरिजन में। तो डायमंड का जो फेसेस है हम इस तरीके से मान लो कट कर दिए, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड बता रहा हूँ कैसे होता है। तो इसको हम फेसेस को इस तरीके से कट कर सकते हैं, और कट करने के बाद जब लाइट मान लो इसके अंदर जाती है, इसके अंदर मान लिया अंदर गई, तो फेसेस को हम इस तरीके से कट कर देते हैं, क्योंकि जब लाइट इसके अंदर जाती है तो क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल काफी कम होता है, तो एक साथ में एक आध रेज तो जाएगी, बहुत सारी रेज अंदर जाती है, लाइट अंदर जाती है, तो बहुत सारी रेज ऐसी होंगी जो मोर देन क्रिटिकल एंगल पे फॉल करेगी, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल काफी कम होता है।
तो ऐसी बहुत सारी रेज होंगी जो मोर देन क्रिटिकल एंगल पे फॉल करेगी, जब नॉर्मल ग्लास में ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल काफी ज्यादा होता है। तो क्या होगा, जब लाइट मोर देन क्रिटिकल एंगल फॉल करेगी जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो लाइट बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, फिर मोर देन क्रिटिकल एंगल फॉल करेगी, फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो जब लाइट अंदर जाएगी तो इस तरीके से हम ये बोलेंगे उसमें कई बार रिफ्लेक्शन होगा, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जिसकी वजह से लाइट अंदर रिवॉल्व करती रहती है, इसी रिवोल्यूशन की वजह से, लाइट के रिवोल्यूशन की वजह से हमें डायमंड स्पार्कल करता हुआ दिखता है या इतना ज़्यादा चमकता हुआ दिखता है। तो यानी इसका मतलब यहाँ पर हमने समझा कि डायमंड नहीं चमकता, चमकती तो लाइट ही है। कौन सी लाइट? जिसमें मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और क्यों होता है? क्योंकि डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से लाइट अंदर ट्रैप हो जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बाहर नहीं निकल पाती। तो वही रिवॉल्विंग लाइट हमें अपीयर होती है, स्पार्कलिंग करती हुई दिखती है। तो ये बेसिकली अगर पूछे कि क्यों वाई द डायमंड स्पार्कल, तो लिखेंगे इट इज ड्यू टू मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इसका ये एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन हो गया इसका, देखो दूसरा है सेकंड इसका एप्लीकेशन है मिराज। देखो मिराज बेसिकली ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। क्या ये? इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है? हम इसको कह सकते हैं किसी आंखों का भ्रम। कि मतलब जो चीज हमें लगता है कि ऐसा दिखता है, ऐसा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। तो ये जो मिराज है ये भी एक तरह का आंखों का भ्रम है, ऑप्टिकल इल्यूजन है, और ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। इसको हम समझते हैं भाई ऐसा क्या होता है ऐसा। तो सबसे पहले देखो कि मैं आप एंशिएंट पीरियड में ले आता हूँ। ये मिराज जो नाम आया है ना, ये एक्चुअली में मिराज का नाम, अगर आप ध्यान से सोचो, अगर किसी ने आप में से रामायण देखा हो तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था मारीच, ये उसी के नाम से ड्राइव हुआ है। जितनी भी लैंग्वेज है वो सारा संस्कृत से तो ड्राइव हुआ है। तो मिराज जो नाम इंग्लिश में वर्ड आया है वो किसके नाम से है? मारीच के नाम से आया है ना। मारीच की क्या थी खासियत? रावण का मामा था वो, और वो रूप बदलने में बहुत माहिर था। लगता था कि वो है, होता नहीं था, कुछ और होता था। खड़ा होता था कहीं और, लगता था कहीं और है। तो ये सब क्या करता था वो? अपनी वो आंखों का भ्रम ही तो हुआ, लगता था वहां है लेकिन है कहीं और। तो ये जो आंखों का भ्रम था वो क्रिएट करता था, और किसकी वजह से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। समझ में आया? तो ये उसी से वर्ड से ड्राइव हुआ है। अब देखो होता क्या, मैं आपको स्क्रीन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये दिखता कैसे, क्या होता है। तो इसके लिए आप ये समझो, आपको पता है कि जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि एज वी मूव अबव द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस। नीचे से ऊपर जाते हैं तो नॉर्मली ऐसा होता है। ऊपर हल्की गैसेस होती हैं, नीचे हैवी गैसेस होती हैं, तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन एक और चीज़ आपको पता है कि जो एटमॉस्फेयर हीटअप होता है वो रिफ्लेक्टेड लाइट से होता है। जो लाइट आ रही है सन से, उससे नहीं होता। जो अर्थ के सरफेस पे लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट को एटमॉस्फेयर ट्रैप करता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो नेचुरल सी बात है, अगर लाइट आई और अर्थ के सरफेस से टकराई दम, और टकरा के ऊपर गई, तो सबसे पहले उसको कौन पकड़ेगा? वो पकड़ेगा एटमॉस्फेयर का वो गैस पकड़ेगा जो सबसे अर्थ से सटा हुआ है, सरफेस से सटा हुआ है। वो सबसे पहले हीट को लेगा, और हीट को लेगा तो क्या होगा? एक्सपैंड कर जाएगा तो क्या होगा? डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। और ऊपर जाओगे तो क्या होगा? कम हीट पहुंचेगा, क्योंकि पहले हीट तो एब्जॉर्ब हो चुका है, जो बचा हुआ है वो ऊपर गया। तो हीट जो एब्जॉर्ब होगा वो कम होगा, एक्सपेंशन कम होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ रिवर्स इफेक्ट है। किसकी वजह से रिवर्स इफेक्ट है? हीटिंग की वजह से। और ये सिर्फ कुछ हाइट तक होता है जहां तक हीट का इफेक्ट होता है। जैसा मान लो ये मैंने अर्थ का सरफेस लिया, ये अर्थ का सरफेस लिया, है ना, और ये एटमॉस्फेयर बनाया मैंने। मान लो ये एक लेयर बना दिया, ये एक लेयर बना दिया, ये एक लेयर बना दिया। इसी तरह से मैंने इमेजिनरी मान लो लेयर्स बना के क्रिएट कर दिए अर्थ के। ये वो लेयर नहीं है कि समझो जब आइनोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, वो लेयर नहीं है।
मैंने ऐसे ही अर्थ के सरफेस के नजदीक कुछ लाइंस बना दी, इसलिए क्यों यहाँ बताना है कि यहाँ जो सबसे नीचे का लेयर है ये सबसे ज्यादा एयर को ट्रैप करेगा, हीट को ट्रैप करेगा, क्योंकि सबसे पहले हीट रिफ्लेक्ट होकर यहीं पहुंचेगी। तो ये लेयर सबसे ज्यादा एक्सपेंड करेगा। जो लेयर अर्थ के सरफेस के बिल्कुल सटा हुआ होगा वो सबसे ज्यादा एक्सपेंड करेगा, यानी इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। और जैसे हम ऊपर जाएंगे हीट का इफेक्ट कम होता जाएगा, तो डेंसिटी क्या होती जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी, इंक्रीजेस। और ये सिर्फ सर्टेन हाइट तक होगा जहां तक हीट का इफेक्ट है, और कुछ हाइट के बाद जहां पर हीट का इफेक्ट खत्म हो गया फिर कोई नॉर्मल सिचुएशन ऊपर जाने से डेंसिटी कम होती है। यहां तक कुछ हाइट तक रिवर्स इफेक्ट होगा। अब देखो इस रिवर्स इफेक्ट से होगा क्या, जैसे मान लो ये मैंने एक बनाया ऑब्जेक्ट, मतलब पेड़ बना दिया मैंने, इस तरह से मान लो ये पेड़ बना दिया मैंने। अब क्या होगा कि ये ऑब्जर्वर खड़ा है, मान लो ये मैंने बना दिया ऑब्जर्वर, ये यहाँ से इस पेड़ को देख रहा है, ये तो कुछ लाइट ऐसी होगी जो उसके पास सीधी आ रही होगी, तो ऑब्जेक्ट तो उसको दिखाई दे ही रहा होगा, पेड़ तो उसको दिखाई दे ही रहा होगा। साथ में क्या होगा, कुछ लाइट ऐसे होगी जो मान लो इस तरीके से नीचे आ रही है, तो ये जो लाइट नीचे आ रही है वो कंटिन्यूअसली कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रियर में जा रही है। तो ये धीरे धीरे नॉर्मल से दूर हटती जाएगी, हटती जाएगी, हटती जाएगी, हटती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एक ऐसा एंगल आ जाएगा जो मोर देन क्रिटिकल एंगल पे इससे पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर लाइट और नीचे नहीं आएगी, यहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो कुछ लाइट इस ऑब्जर्वर के पास, ये जो ऑब्जर्वर है इसके पास कुछ लाइट तो सीधी आ रही है और कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके भी आ रही है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है। और ये इसकी सीध में यहाँ इसको इसकी एक इमेज बनती हुई दिखाई देगी, और ऐसा लगेगा इसको, इस ऑब्जर्वर को, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, और ये ऐसा लगेगा कि पानी है, इसके नीचे पानी है कहीं आसपास में, और इस पानी में इसकी इमेज बन रही है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात बताऊं मैं, कि ये जो इमेज इसको बन रही है वो हिलती हुई दिखेगी। इसको हिलती हुई क्यों दिखेगी पता है, हिलती हुई इसलिए दिखेगी क्योंकि ये जो हवा है, हवा बह रही है, एयर मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि डेंसिटी जो एयर की है वो चेंज होगी, एक ही जगह पर डेंसिटी एयर की बदलती रहेगी। तो क्या होगा, लाइट इसके पास आएगी ना, ये लाइट ऐसे हिलती रहेगी, ऐसे इस तरह से वाइब्रेट करती रहेगी लाइट, डेंसिटी की, एयर के डेंसिटी के चेंज होने से। तो यहाँ जो इसकी इमेज बन रही है ना, ये भी इसको ऐसे हिलती हुई दिखाई देगी, तो ऐसा लगेगा कि पानी है, पानी है। पानी ऐसे हिलता है ना, पानी में अगर कोई परछाई इमेज बनती है तो वो हिलती हुई दिखती है, तो ऐसा लगेगा कि इसकी इमेज यहाँ पर हिल रही है। और बिल्कुल फिर ऐसा आभास होगा हमें, ऐसा अपीयर होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रिवर के या पॉन्ड के किसी आसपास में है, और इसीलिए उसके वहाँ पे इमेज बन रही है। ऐसा आपने एक और जगह देखा होगा कि जैसे मान लो कोई हाईवेज, गर्मी का टाइम होता है और अगर आप हाईवेज पे जाते हो, अच्छा एक चीज और, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वही होगा जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, क्योंकि हीट का इफेक्ट तो वही होगा ना। अब जहाँ सर्दी पड़ रही है वहाँ थोड़ी हीट का इफेक्ट होगा, हीट का इफेक्ट कहाँ होगा, जहाँ पर गर्मी पड़ रही है वही होगा। जैसे रेगिस्तान में होगा, या जैसे हम मान लो दिल्ली में रहते हैं या नोएडा में रहते हैं, जहाँ पर हीट, जिस दिन बहुत गर्मियों का टाइम होगा उस टाइम हमें ऐसा दिखेगा। कभी आपने देखा भी होगा, वैसे मान लो हाईवेज पर जाते हैं गर्मी के दिनों में, अगर हम मान लो हाईवेज पर जाते हैं तो हाईवे पे ऐसा अगर गाड़ी से अगर बाहर देखोगे तो ऐसा लगेगा आपको रोड पे कि पानी बिखरा हुआ है, आपको ऐसा लगेगा रोड पे पानी बिखरा हुआ है। और एक अजीब सी बात होगी, पानी लगेगा बह भी रहा है, एक्चुअली वो होगा नहीं, वो पानी नहीं होगी, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है आपकी आंखों पे आती है ना, उसकी वजह से लगता है कि वहाँ पानी है और वो हमें ऐसे मूव करता हुआ भी दिखता है, तो वो भी मिराज ही है। तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये भी एक तरह का मिराज का, जो मिराज जो होता है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही होता है। तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज मिराज? मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, है ना, ऑप्टिकल इल्यूजन है विच इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। लाइट के में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है उसकी वजह से होता है। अब थर्ड आते हैं, देखो उसमें टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। ये जो टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म है, आप लैब में देखते होगे, आपके लैब में जब प्रैक्टिकल करते हो तो वो इक्विलैटरल प्रिज्म होता है, सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ऐसे ही एक टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म भी होता है। और ये क्या होता है टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म? टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म एक तरह का राइट एंगल्ड आइसोसेल्स प्रिज्म होता है। इसमें 90 का एंगल होगा, दो साइड इक्वल होंगे, इसको बोलते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। और ये टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म जो होता है, ये भी इसकी जो वर्किंग होती है, जो वर्क करता है, इट ऑल्सो वर्क ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये सबसे ज्यादा इसके ऊपर आता है पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन, ध्यान रखना।
सबसे ज्यादा। अगर कोई आता है तो अगर न्यूमेरिकल्स टाइप का या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कुछ आया तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा। कौन कौन से आते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये बता दिया क्या होता है। अब इसमें देखो क्या होता है कि इसमें 2-3 तरह के डायग्राम बनते हैं। तो रे डायग्राम कंप्लीट करने को आता है कभी कभी। जैसे अगर हम कहें कि टोटली इंटरनली रिफ्लेक्सिंग ग्लास प्रिज्म को क्या करना है, मान लो मैंने ये रखा प्रिज्म और ये रख दिया ऑब्जेक्ट ए बी, और ऑब्जेक्ट के बॉटम से लाइट निकली और मान लो टॉप से लाइट निकली, सब जगह से निकलेगी, दो जगह से बना दिया मैंने। तो ये जो इस तरीके से मैंने प्रिज्म को रखा है कि ये जो इंसिडेंट लाइट है ये इस वाले सरफेस के पैरेलल है। तो नेचुरल सी बात है, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये 45 डिग्री का एंगल होगा और ये भी इसमें 45 डिग्री का एंगल होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें यहाँ पर 45 डिग्री है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। तो सपोज करो ये ग्लास प्रिज्म एक ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जिसका क्रिटिकल एंगल कम है 45 से, मान लो 41 है या 42 है, इस तरीके से इसका क्रिटिकल एंगल है। तो नेचुरल सी बात है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री है और जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो क्या होगा फिर लाइट बाहर थोड़ी जाएगी, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यानी कि लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि यहाँ 45 डिग्री है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल 45 से कम है। अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें तभी होगा जब इसका क्रिटिकल एंगल 45 से कम होगा। और पता है इसका क्रिटिकल एंगल 45 से कम होगा, कम कब होगा, जब म्यू की वैल्यू जो होगी वो √2 से ज्यादा होगी। म्यू की वैल्यू √2 से ज्यादा होगी। यानी ये प्रिज्म एक ऐसे मटेरियल से बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर √2 से ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल इसका 45 से कम होएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्योंकि 45 डिग्री है तो फिर इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये ए है, देखो ये ए है तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। और अगर इसका मतलब ये है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हम प्रिज्म के थ्रू यहां से ऐसे देखेंगे तो ऑब्जेक्ट तो है ऐसे लेकिन दिखाई देगा हमें ऐसे, लेटा हुआ दिखाई देगा ऐसे मान। तो यहाँ पर डेविएशन कितना हुआ, डेविएशन ऑफ 90 डिग्री। तो कभी कभी हमें पेपर में ये डायग्राम ड्रॉ करने आता है कि ड्रॉ दी रे डायग्राम फ्रॉम अ टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म व्हिच हैव अ डेविएशन ऑफ 90 डिग्री। तो ये वाला डायग्राम बना देंगे। दूसरा देखो एक और डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, ये ए हो गया, एक और बना के दिखाता हूँ। देखो अब सपोज करो मैंने प्रिज्म को ऐसे रख दिया, इस तरीके से रख दिया, ये प्रिज्म को हमने मान लो ऐसे रख दिया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये बना दिया इसमें अब ऑब्जेक्ट, ये बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट। क्या था ऑब्जेक्ट, ए बी, ये लाइट आई, ये लाइट आई, कितना एंगल है 45, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया, 90 डिग्री पे होगा एंगल, ध्यान रखना आई और आर इक्वल होता है रिफ्लेक्शन में। ये 90 है 90, ये भी एंगल क्रिटिकल एंगल मतलब 45 डिग्री होगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, यहाँ से भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये ए है तो ये आ जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, तो ऑब्जेक्ट उल्टा दिखाई देगा, उल्टा। देखो इन्वर्टेड इमेज बनी, तो इसमें क्या दिख रहा है डायग्राम में, क्या है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज एंड डेविएशन कितना है 180 डिग्री। तो कभी पेपर में आता है कि ड्रॉ दी रे डायग्राम व्हिच शोज द डेविएशन ऑफ 180 डिग्री एंड इन्वर्टेड इमेज, तो ऐसे बना के छोड़ देंगे। समझ में आ गया। तीसरा इसमें एक और डायग्राम आता है देखो, जिसमें हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड इमेज बनाएंगे बिना डेविएशन के, इन्वर्टेड इमेज विदाउट डेविएशन। अभी हम क्या करेंगे, अब इन्वर्टेड इमेज बनाएंगे बिना डेविएशन के। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो अब मैंने प्रिज्म को इस तरीके से रख दिया, ये 90 डिग्री यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, देखो ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे,
है ना, ये भी यहाँ से लाइट निकाली, यहाँ से लाइट निकाली, ये हो गया, इधर आ गया, ये रेयर से डेंसर जा रहा है, नॉर्मल बनाओ के नॉर्मल के पास आ गया। अब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला एंगल, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ये भी सी से ज्यादा है, तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस इसी में चली जाएगी, तो ये आगे चली, इसी में चली गई, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस सी मीडियम में आ गई, और फिर ये डेंस ऐसे चली जाएगी इस तरीके से। तो ये जो हो गया ए, ये आ गया ऊपर ए, नीचे हो गया बी, तो इसे इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, देखो दूसरी साइड जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें क्या हो रहा है इसमें कि डेविएशन तो है 0 डिग्री, सेम साइड में इधर रखा, आउटसाइड इधर इमेज बन रही है, एंड इन्वर्टेड इमेज, और इमेज कैसी बन गई, इन्वर्टेड इमेज बन गई। तो ये 3 डायग्राम है, तीनों डायग्राम आपको याद रखना है। इसमें एक और चीज ध्यान रखना है, अगर ये पूछे एक और चीज कि व्हाट मस्ट बी द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म फॉर द TIR टू बी अकर्ड। तो उसके लिए आप लिखा हुआ है मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, √2, अभी मैंने बताया था √2 से कम पे काम नहीं चलेगा। अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू √2 से कम आ गई, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर √2 से कम आ गया, तो जो क्रिटिकल एंगल होगा वो 45 से कम हो जाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस में 45 डिग्री है। तो अगर क्रिटिकल एंगल क्या हुआ 45 से कम हो गया, अगर क्रिटिकल एंगल 45 से ज्यादा हो गया, सॉरी, अगर इस केसेस में अगर मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है ना, उससे कम में काम नहीं चलेगा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू √2 से ज्यादा आ गई, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 हो गया, तो √2 से कम हो गया, अगर तो √2 से कम हो गया, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल 45 से ज्यादा हो जाएगा, और क्रिटिकल एंगल 45 से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो फिर 45 ही है, और TR के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल ज्यादा होना चाहिए, तो कंडीशन वायोलेट कर जाएगी, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, तभी टोटल, इससे कम पे चलेगा, इससे ज्यादा पे नहीं चलेगा बस। अब आता है नेक्स्ट, देखो इसी में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो TIR से रिलेटेड है, जो इसमें देखो आता है, कई बार आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ट्रेस द ray of light, trace the final ray of light, trace the final ray of light। ये डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, और इसमें आपको ट्रेस करना है कि लेंस से लेंस करो, ये जो हम प्रिज्म कर रहे हैं कि प्रिज्म से टकराने के बाद लाइट किधर जाएगी। देखो ये मैंने एक राइट एंगल प्रिज्म लिया, राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म लिया, और इसके ऊपर मैंने ये रेज डाल दिया। मान लो ये एक रे, अलग अलग कलर का स्केच होता है मेरे पास और अच्छा होता है, बहुत शानदार दिखता है, नहीं है कोई बात नहीं, चलो इसी से कर लेते हैं। मान लो एक लाइट ले लिया मैंने रेड, ये ले लिया मैंने मान लो ब्लू, और ये ले लिया मैंने वायलेट। ये 3 कलर के मैंने रे ले लिए, और ये लाइट इसके ऊपर इंटरफेस पे पड़ी, तो नेचुरल सी बात है सभी में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, मैंने बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 होता है। और कंडीशंस क्या बताई थी, अच्छा अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि म्यू जो रेड का है वो है 1.33, ऐसा कुछ ले लिया। म्यू ब्लू के लिए मान लो ले लिया 1.414 ले लिया, और म्यू मान लो कुछ ऐसे, मेरे एग्जांपल ऐसे कुछ भी ले लिया मैंने, और ये वायलेट के लिए मैंने ले लिया मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.57, ऐसे कुछ ले लिया। ये अलग अलग कलर्स के लिए लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, अलग अलग कलर्स के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होगा। अब इसमें अगर देखोगे, देखो ये म्यू की वैल्यू अगर ये लेता हूं मैं, ये क्यों, तो इसके लिए साइन सी कितना हो जाएगा,
1/1.33 1/μ होता है ना, ये फॉर्मूला बताया था पहले। तो साइन सी जो हो जाएगा क्रिटिकल एंगल हो जाएगा किसके लिए, रेड के लिए, वही हो जाएगा। और ये जो होगा ना, ये वैल्यू ये ज्यादा होगा किससे पता है, 1/√2 से। क्यों 1/√2 का मतलब 1/1.414 ज्यादा होगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में लेस नंबर है ना। तो इसका मतलब, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 45 होती है, साइन 45। अगर 1/√2 देखो तो साइन 45 होगा ना। इसका मतलब ये होगा कि ये जो वैल्यू आई, यानी ये जो वैल्यू आई CR, ये ज्यादा होगा किससे, 45 से ज्यादा होगा। और अगर आओगे इसके लिए, ब्लू के लिए, तो ब्लू के लिए जो CR है, सी ब्लू है, वो एग्जैक्ट 45 होगा, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू भी इस तरीके से ली है। √2 की वैल्यू होती है 1.414। और अगर थर्ड वाला केस लेता हूं, तो यहां पर जो इसकी वैल्यू है ये √2 से ज्यादा है। इसका मतलब इसका जो क्रिटिकल एंगल होगा क्या होगा, इसका क्रिटिकल एंगल उसके लिए, वायलेट के लिए क्रिटिकल एंगल होगा वो लेस देन 45 होगा। यानी कि इसको ऐसे याद रखो कि अगर म्यू की वैल्यू √2 से ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल 45 से कम होगा, और अगर म्यू की वैल्यू √2 से कम है तो क्रिटिकल एंगल 45 से ज्यादा होगा। और जिसमें भी क्रिटिकल एंगल, और सब में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, इन सभी में एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ जो 45 है वो इससे तो ज्यादा है, जो इसका क्रिटिकल एंगल 45 से क्या है, सॉरी इसका जो एंगल, इसका क्रिटिकल एंगल 45 से ज्यादा है, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है। तो इसका मतलब यहाँ जो क्रिटिकल एंगल है वो इससे ज्यादा हो गया है ना, उल्टा हो गया ना। यानी एंगल ऑफ ये ज्यादा होना चाहिए इससे, बल्कि यहाँ पर उल्टा है, ये ज्यादा है इससे। यानी यहाँ जो क्रिटिकल एंगल है वो ज्यादा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है। होना क्या चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल कम होना चाहिए। जबकि यहाँ पर है उल्टा, तो क्या होगा, ये लाइट निकल जाएगी बाहर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और अगर हम इसमें आएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ 45 है और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 है, तो ये सेम है बिल्कुल। तो I = C है, तो क्या होता है इस केस में, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी इंटरफेस के पैरेलल हो जाएगा। यानी ये वाली लाइट सरफेस पे तैरेगी ब्लू, और वायलेट में क्या हो जाएगा, ये अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि जिस भी मीडियम का लाइट का, सॉरी, जिस भी लाइट के कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ज्यादा है उसका तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और जिसका √2 से कम है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो बाहर निकल जाएगा। और अगर जिसका √2 है तो इंटरफेस के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में डाल लो इस चीज को। क्या बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन √2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, लेस देन √2 total internal reflection will not take place, equal to √2 the reflected ray parallel to the interface like this, ऐसे समझ में आ गया। तो ये हमारा टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म से रिलेटेड जो इंपोर्टेंट चीजें थी ये मैंने आपको बताई। अब इसका लास्ट एप्लीकेशन है, और लास्ट एप्लीकेशन क्या है इसका, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आपने सुना होगा, आजकल तो बड़ा ऑप्टिकल फाइबर का ही जमाना है ऐसे कह सकते हैं भाई। जितने भी 4G 5G जो भी चीज़ें आ रही है, सारा क्या है, कम्युनिकेशन जो हो रहा है मोबाइल में, फास्ट स्पीड कहते हैं, बड़े फास्ट स्पीड है। ऑप्टिकल फाइबर से ही होता है ट्रांसमिशन। ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ट वे टू कम्युनिकेट, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का सबसे एक्यूरेट, हाईली स्पीड और मिनिमम लॉस इन स्ट्रेंथ सबसे बेस्ट मेथड होता है, हम कह सकते हैं कम्युनिकेट करने का, यानी कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने का। तो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या होता है, देखो अगर फोर्थ आप देखोगे तो फोर्थ है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ये इस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर ग्लास का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है। और इस ऑप्टिकल फाइबर में, और एक ऑप्टिकल फाइबर में ऐसे ग्लास के कई सारे हजारों फाइबर होते हैं। ये सिर्फ मैं अब एक ऑप्टिकल फाइबर का एक फाइबर बना रहा हूँ, लेकिन एक फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर में हजारों ऐसे पतले पतले फाइबर्स होते हैं जिनका बंडल होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो मैं एक को बना के दिखा रहा हूँ इस तरह से। जितने भी ऑप्टिकल फाइबर में फाइबर्स होते हैं सभी के ऊपर ऐसे एक मटेरियल की कोटिंग होती है। ये भी ग्लास के जैसे ही होता है, ट्रांसपेरेंट, ये मान लो ट्रांसपेरेंट, ऐसे चारों तरफ से। यहाँ डायग्राम में दो तरह से आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये गोल होगा ना, ऐसा होगा जैसे मेरे पेन है ऐसे होगा, और इसके चारों तरफ ऐसे कवरिंग होगी। एक ऊपर जैसे मान लो व्हाइट वॉश कर देते हैं, ऐसे इसके ऊपर पेंट कर रखा होगा ऐसे मान लो, तो इस तरीके चारों तरफ से जो इसका ऊपर का मटेरियल होता है ये वाला, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। और नीचे अंदर वाले को बोलते हैं, ये ग्लास को बोलते हैं कोर। और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, क्लैडिंग का है μ1। और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, क्लैडिंग का कम होता है, क्लैडिंग का कम होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लाइट है, देखो जैसे मान ये इसका एक्सिस है, मान लो ये एक्सिस है, ये लाइट मैंने यहाँ डाला ये, और लाइट को इस तरीके से इस पे डालते हैं, एंटर करते हैं कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। और एक और चीज होगी कि लाइट फिर डेंसर से रियल में भी जाएगी, क्योंकि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, क्लैडिंग का कम है, तो लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर से रियल में जाएगी। और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो लाइट बाहर नहीं होगी, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ भी होगी, फिर यहाँ भी होगी, फिर यहाँ भी होगी, और इस तरीके से वही निकलेगी बाहर जहां पर ये फाइबर खत्म होएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसके अंदर मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये भी जो है ऑप्टिकल फाइबर, ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एक एप्लीकेशन है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर को डेली लाइफ में हम कई जगह यूज, सब पे देखो, चाहे ऑप्टिकल फाइबर हो, चाहे मिराज हो, चाहे कुछ भी, सब में एक ही फार्मूला यूज होना, म्यू इक्वल्स टू 1/sin c। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इसके अलावा कोई फार्मूला ही नहीं है ना, सब जगह वही फार्मूला यूज होना है। कोई भी न्यूमेरिकल्स करो किसी तरह का, सब पे ये फार्मूला यूज होना है। तो ये भी जो एक तरह का मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एप्लीकेशन है। डेली लाइफ में मैंने बताया ऑप्टिकल फाइबर को हम कई जगह यूज करते हैं। जैसे नंबर 1 कहाँ यूज करते हैं, कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। और मैंने बताया भी आपको कि ये सबसे इफेक्टिव बेस्ट, मतलब बेस्ट मेथड होता है कम्युनिकेट करने का, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का। सिग्नल की स्ट्रेंथ में मिनिमम लॉस होता है, बहुत कम, और सब मोड में ज्यादा होता है, इसमें कम, बहुत कम होता है। और भी कई जगह मेडिकल पर्पज में भी इसको यूज करते हैं, जैसे एंडोस्कोपी होती है, एंडोस्कोपी में भी इसको यूज करते हैं। एंडोस्कोपी में वही है, लाइट का ट्रांसमिशन ही होता है, सब जगह लाइट का ही ट्रांसमिट तो करेगा, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है तो लाइट का ही ट्रांसमिट करेगा। तो एंडोस्कोपी क्या होती है, कई सारे डॉक्टर्स होते हैं, जैसे मान लो पेट में किसी का गड़बड़ है, पेट में किसी की दिक्कत है, तो पेट में दिक्कत है तो बार बार उसको थोड़ी पेट को फाड़ेंगे, ऑपरेशन करेंगे, देखेंगे अंदर क्या है उसके। एक पाइप होती है, पाइप में कैमरा लगा होता है, उसके थ्रू हम पेट के, नाक के थ्रू या मुंह माउथ के थ्रू हम अंदर डाल देते हैं कैमरे को, और वहां से फिर लाइट रिफ्लेक्ट होती है और इसकी इमेज बनती है इस तरीके से। तो इस तरह से पता लगता है, इस हम एंडोस्कोपी कहते हैं इस टेक्निक को, जिससे हम पेट के अंदर कोई चीज है तो नहीं, किसी के अनवांटेज है तो वो पता करते हैं। तो ये भी एंडोस्कोपी जो होती है उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। लाइट हाउस होता है, तो लाइट हाउस में भी हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। लाइट हाउसेस हो गए तो उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। तो दीज आर दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लाइट हाउस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ दी ऑप्टिकल फाइबर। और ये मेन चीज था आपका, मैंने एप्लीकेशन बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, समझ में आया। अब इसके अलावा क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया आपको, न्यूमेरिकल्स जो आता है या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आते हैं, वो आता है इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी आता है। अब एक अपना एनसीईआरटी अगर खोल के देखना, तो एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ ऑप्टिकल फाइबर का, वो क्वेश्चन आप कर लो। मैं समझता हूं अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो बोर्ड में तो आप ऑप्टिकल फाइबर के उसके कोई क्वेश्चन आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कोई क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, हमेशा कर लोगे। तो एनसीईआरटी का वाला क्वेश्चन जरूर करना है। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आपको मेरे से पूछना है, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। अच्छा, इसमें एक और चीज देखो,
एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभार क्या होता है, हमें ये पूछता है कि जो एरिया ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन है वो क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन। ये भी आपको निकाल दिखाता हूँ। एरिया ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन, इल्यूमिनेटेड पोर्शन, एरिया ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन। इसमें हम क्या करेंगे, देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है और ये इस तरह से यहाँ पर क्रिटिकल एंगल बन जाता है और ये एक अभी मैंने डायग्राम बना के दिखाया था, ये एरिया ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन है। और बताया था आपको ये क्रिटिकल एंगल होता है, ये भी क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, फिर ऑल्टरनेट एंगल, ये रेडियस है, इसको बोलेंगे एरिया ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन। ये एरिया ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन है और ये हो गया आपका रेडियस ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन। तो अगर मान लो इसका एरिया निकालना है आपको, अच्छा इसकी डेप्थ मान लेते हैं h है, ऑब्जेक्ट की सरफेस से जिसकी वजह से एरिया इल्यूमिनेट कर रहा है, तो हम रिलेशन निकाला, क्या निकालना है, क्रिटिकल एंगल का निकालना है एरिया ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन से, कितना एरिया इल्यूमिनेट करेगा। यदि भाई एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर करोगे, दिस इज द एरिया ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब तुम्हारा काम क्या है यहाँ बेसिकली आर निकालना। आर कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे आर, तो यहाँ पर देखो मैं कर देता हूँ, देखो tan c कितना जाएगा, आर बाई एच रहेगा ना। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो आर कितना जाएगा, आर कितना जाएगा आपका h इंटू tan c, h अपॉन tan c, और h अपॉन tan c लिख दो h अपॉन cot c, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख सकते हो ना, tan c का 1 अपॉन cot c कर दिया। तो cot c का एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, देखो ये कोसेक स्क्वायर c कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर c, ये हो जाएगा ना। तो कॉट स्क्वायर c क्या होगा, कोसेक स्क्वायर c माइनस 1, तो क्या लिख दोगे इसको आप, अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर c माइनस 1। और कोसेक क्या होता है, यहां पर दिखाते, देखो कोसेक क्या होता है, कोसेक c ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन c, और 1 अपॉन साइन सी पता है क्या होगा, 1 अपॉन साइन सी होगा म्यू, तो कोसेक सी हो गया आपका म्यू। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आर कितना आ गया आपका, h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये आर की वैल्यू आ गई। तो एरिया ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन क्या है, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई और इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये जाएगा एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इज द एरिया ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन। इस तरीके से अगर हमें क्या पता हो, हमें डेप्थ पता हो, ये जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट सोर्स है, वो सरफेस से कितना नीचे है, तो कितना एरिया वो इल्यूमिनेट करेगा जहां तक हमें लाइट बाहर निकलेगी, जिसके बाद डार्क होगा, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन। तो ये भी मैंने वही कंसेप्ट यूज किया है जो क्रिटिकल एंगल का था, म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी, सेम चीज यूज किया है। तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंप्लीट थ्योरी हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि जो लेक्चर है अगर आपको समझ में आया होगा, रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद रखना है, जरूर आएगा एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपने साथियों को भी बताना है कि भाई यहाँ से कुछ सीखो, हमारे सर हमें कुछ बताते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा उसको शेयर भी करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, जिनके पास मान लो फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं है, बेचारे ट्यूशन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से थोड़ा बहुत मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। तो आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। तो आज हम इसको इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अब एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, दूसरे पार्ट पे आएंगे जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फिर हम धीरे धीरे लेंस पर आएंगे और इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगले लेक्चर में क्या करेंगे हम, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस।